ओलंपिक क्या होती है? जिसमें दुनिया भर के देशों से एथलीट्स अलग अलग खेलों में भाग लेते हैं। प्राचीन ग्रीस में क्या हुई थी? पर ज़्यूस भगवान के सम्मान में आयोजित होते थे। तो हिस्ट्री में चलिए थोड़ा डीप डाउन कीजिए और कौन कौन से कंट्रीज इसमें भाग ले रहे थे। शुरुआती दौर में सिर्फ दौड़, कुश्ती और बॉक्सिंग जैसी प्रतियोगिताएं थी। तो अमेरिका सबसे आगे है, जिसके पास लगभग 3000 मेडल है। भारत ने अब तक कुल 41 ओलंपिक मेडल जीते हैं। अब ओलंपिक कब होने वाली है? समर ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। और कैसे पता चलती है कि अगला ओलंपिक किस राज्य में होगी? मेजबानी का फैसला एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया से होता है। क्या भारत में ओलंपिक्स हुए हैं? भारत ने अभी तक ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है। और कितना कठिनाई होती है भारत से ओलंपिक्स में जाने में? जाना अक्सर एक बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन रास्ता बेहद कठिन होता है। भारत में कितनी सुविधा मिलती है और अमेरिका में कितनी सुविधा मिलती है? अमेरिका में सरकार सीधे वित्त पोषण नहीं देती, बल्कि मिल जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। और भारत कहाँ हद तक पीछे है? जबकि भारत में एथलीट्स को सरकारी योजनाओं जैसे टॉप्स के जरिए सपोर्ट मिलता है। अमेरिका में इतने ज़्यादा मेडल कैसे हैं और भारत में इतनी? हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया। पहले तो बात किया कि ओलंपिक्स क्या हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, उसके बाद कौन कौन से देश सबसे सर्वोत्तम होते हैं, उसके बाद कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, क्यों खेल खेले जाते हैं, भारत का स्टेटस क्या है, भारत में कौन सी चीज़ें हो रही हैं गेम्स के माध्यम। आज हम लोग ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताइए ओलंपिक क्या होती है? ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो हर 4 साल में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी और बाद में यह एक वैश्विक घटना बन गई, जिसमें दुनिया भर के देशों से एथलीट्स अलग अलग खेलों में भाग लेते हैं। और ये शांति, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक भी है। उस समय प्राचीन ग्रीस में क्या हुई थी जो कि ये खेल आयोजित होना स्टार्ट हुई? तो प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक की शुरुआत करीब 756 ईसा पूर्व में हुई थी, ओलंपिया नामक एक धार्मिक स्थल पर। ये ज्यादातर ज़्यूस भगवान के सम्मान में आयोजित होते थे और केवल पुरुष एथलीट्स ही भाग ले पाते थे। धीरे धीरे यह एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन गया और बाद में इसे आधुनिक ओलंपिक के रूप में फिर से शुरू किया गया। एक्चुअल में क्या कारण हुआ था कि ये चीज़ें हुई कि एक खेल का आयोजन करना शुरू हुआ? हिस्ट्री में चलिए थोड़ा डीप डाउन कीजिए। ये काफी दिलचस्प है। दरअसल प्राचीन ग्रीस ने खेल और धर्म गहरे रूप से जुड़े हुए थे। ओलंपिक को ज्यादातर ज़्यूस भगवान की याद में आयोजित किया जाता था और माना जाता था कि इन खेलों से शहरों के बीच शांति बनी रहती थी। साथ ही ये तरह का राजनीतिक और सामाजिक एकता भी लाते थे, क्योंकि अलग अलग शहर राज्यों के लोग एक ही जगह इकट्ठा होते थे एक साझा उद्देश्य के लिए, और इससे उनकी पहचान भी मजबूत होती थी। तो फर्स्ट टाइम कब हुई थी और उस समय कौन कौन से खेल आयोजित थे और कौन कौन से कंट्रीज इसमें भाग ले रहे थे? तो पहली बार प्राचीन ओलंपिक्स का आयोजन 756 ईसा पूर्व में हुआ था और सबसे पहले इन खेलों में सिर्फ ग्रीक शहर राज्यों के एथलीट्स भाग लेते थे। शुरुआती खेलों में मुख्य रूप से रेसिंग जैसे कि स्टेडियम बेस और फिर बॉक्सिंग, कुश्ती और एकल दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय कोई अलग देशों का प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि ग्रीस में रहने वाले विभिन्न शहर राज्यों के लोग हिस्सा लेते थे, जैसे स्पार्टा, एथेंस और कोरोन। धीरे धीरे इनकी प्रगति बढ़ती गई। तो कौन कौन से खेल इसमें शामिल होते गए और कब कब इनकी प्रगति बढ़ती गई, एक पूरा समरी दीजिए। जैसे जैसे समय बीता, ओलंपिक खेलों का दायरा बढ़ता गया। शुरुआती दौर में सिर्फ दौड़, कुश्ती और बॉक्सिंग जैसी प्रतियोगिताएं थी। फिर 708 ईसा पूर्व तक पेंटाथलन शुरू हुआ, जिसमें दौड़, कुश्ती, गोला फेंक, लंबी कूद और तीरंदाजी शामिल थी। बाद में 200 ईसा पूर्व तक घुड़दौड़, रथ दौड़ और संगीत प्रतियोगिताएं भी जुड़ गईं। आधुनिक ओलंपिक, जिनकी शुरुआत 1826 में हुई, में अलग अलग खेलों को शामिल किया गया, जैसे तैराकी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, और बाद में खेलों की संख्या बढ़ती गई और अब सैकड़ों खेलों का एक वैश्विक मंच है। अभी पूरे कितने खेल आयोजित हो चुके हैं और हो रहे हैं और कौन कौन से कंट्रीज इस ओलंपिक में भाग लेते हैं? अभी तक 2024 के पेरिस समर ओलंपिक्स में 32 खेल शामिल हैं, जबकि 2026 के मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक्स में कुल 43 खेल होंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को मान्यता देती है, जो मूल रूप से सभी भाग लेने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पेरिस 2024 में इन सभी 206 देशों की भागीदारी की उम्मीद है। आप जानते हैं कि कौन से देश सबसे अच्छा करते हैं ओलंपिक्स में, और इसमें अच्छा करना क्यों फ़ायदेमंद होता है वो भी बताइए।
सबसे सफल ओलंपिक देशों की बात करें तो अमेरिका सबसे आगे है, जिसके पास लगभग 3000 मेडल है। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन का नंबर आता है। विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाला देश है। हालांकि मेडल संख्या के अलावा प्रति व्यक्ति प्रदर्शन और खेल नीतियों का भी महत्व है। अमेरिका किन किन क्षेत्रों में मेडल ज़्यादा लाता है वो बताइए, और दूसरे कंट्रीज़ की भी तुलना कीजिए। अमेरिका सबसे ज्यादा मेडल ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में जीतता है, जिसमें उसने करीब 838 मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें 346 गोल्ड शामिल है। इसके बाद स्विमिंग में भी अमेरिका ने करीब 583 मेडल जीते हैं और डाइविंग तीसरे स्थान पर है, लगभग 141 मेडल्स के साथ। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा मेडल जीते हैं और अभी तक उसने कितने मेडल्स जीत चुके हैं ओवरऑल, वो बताइए। भारत ने अब तक कुल 41 ओलंपिक मेडल जीते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सफलता भारत को फील्ड हॉकी में मिली है, जहां पुरुषों की टीम ने 13 मेडल जीते, जिनमें 8 गोल्ड शामिल हैं। इसके अलावा शूटिंग और एथलेटिक्स भी प्रमुख खेल रहे हैं, खासकर नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो गोल्ड के साथ, जो टोक्यो 2020 में आया था। जैसा कि आपने बताया कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स होती है। अब ओलंपिक कब होने वाली है और कौन से देश में होने वाली है? अगले ओलंपिक विंटर गेम्स 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली के मिलानो कोर्टिना डॉम्पेजो में होंगे, और उसके बाद अगला समर ओलंपिक 14 से 30 जुलाई 2028 में लॉस एंजलिस, यूएस में आयोजित होगा। जो फरवरी का ओलंपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब आने वाली 2028 को उसमें 30 जुलाई तक ओलंपिक्स होंगे। अगला समर ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में होगा और वो जुलाई तक चलेगा। तो हाँ, फरवरी का विंटर ओलंपिक अभी पूरा हुआ था और अब अगला बड़ा समर इवेंट 2028 में होगा। ये जब नेक्स्ट ओलंपिक की बात चलती है तो कौन से कंट्रीज़ में होने वाली है वो कैसे पता चलता है? क्या कोई एक सीक्वेंस होती है या फिर स्ट्रेटजी होती है? कैसे पता चलती है कि अगला ओलंपिक किस राज्य में होगी? ओलंपिक की मेजबानी का फैसला एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया से होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) कई साल पहले ही मेजबान शहरों के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू करती है। शहर और देश आवेदन देते हैं और IOC कई मानकों पर विचार करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, बजट और खेलों के प्रचार प्रसार की क्षमता। वोटिंग के जरिए एक शहर या देश को चुना जाता है और इसी तरह क्रम बदलता जाता है। कोई सख्त क्रम नहीं होता, बल्कि आवेदन और तैयारियों के आधार पर चुनाव होता है। कंट्री का क्या प्रॉफिट होता है इस ओलंपिक करवाने के लिए? क्योंकि ओलंपिक करवाने के लिए तो बहुत खर्च होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होनी चाहिए, तभी ये कंट्रीज़ इतनी लालसा से उस ओलंपिक गेम को खिलाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में मेजबान देश को कई फायदे होते हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर देश की पहचान और इमेज बेहतर होती है, पर्यटक आते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट, स्टेडियम्स, और स्थानीय बिजनेस को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही खेलों के बाद भी इवेंट्स और कॉन्वेंशंस की वजह से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे दूरगामी फायदे होते हैं। क्या भारत में ओलंपिक्स हुए हैं? भारत ने अभी तक ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है, लेकिन भारत ने ओलंपिक में हिस्सा जरूर लिया है और कई बार भारत से एथलीट्स ने भाग लिया है, खासकर टोक्यो 2020 और पिछले कुछ मॉडर्न गेम्स में। लेकिन भविष्य में भारत में मेजबानी की चर्चा जरूर होती रही है, खासकर नई दिल्ली से जुड़े प्रस्तावों के रूप में। भारत में क्या लगता है क्यों ये ओलंपिक नहीं हो रही है? कौन से कारण हैं? एक लिस्ट बताइए। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, खर्च बहुत ज्यादा होता है, जो भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे स्टेडियम, परिवहन सुविधाएं और सुरक्षा का स्तर। तीसरा, लंबी बिडिंग प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा। चौथा, राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएं, जिनमें योजनाओं को लागू करना और जनता का समर्थन शामिल है। ये सभी कारण मिलकर भारत में ओलंपिक की मेजबानी को अभी तक रोकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, प्लस स्टेडियम वगैरह भी हैं, वो करवा भी सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन होती है कि दूसरे देश भी कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत पीछे रह जाता है। तो शायद इसीलिए भारत को ओलंपिक्स करवाने की मेज़बानी नहीं मिलती। वास्तव में भले ही भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की क्षमता हो, लेकिन वैश्विक मुकाबला बहुत कठिन होता है। कई विकसित देश जैसे फ्रांस, अमेरिका या चीन पहले से ही ग्लोबल स्तर पर बड़े इवेंट्स आयोजित करने का अनुभव रखते हैं और उनकी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताकत भी अधिक होती है।
जिससे वो कठिन बिडिंग प्रतियोगिताओं में आगे निकल जाते हैं। भारत के लोग जब ओलंपिक्स में भाग लेते हैं तो उनका क्या माइंडसेट रहता है और कितना कठिनाई होती है भारत से ओलंपिक्स में जाने में? भारत के एथलीट्स के लिए ओलंपिक में जाना अक्सर एक बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन रास्ता बेहद कठिन होता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है संसाधनों की कमी, प्रोफेशनल कोच और ट्रेनिंग सुविधाओं का अभाव और कभी-कभी आर्थिक दबाव भी। फिर भी जब भारत से कोई एथलीट ओलंपिक में जाता है तो वो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अक्सर बहुत प्रेरित और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब तुलना करते हैं जो बेस्ट ओलंपिक गेमर है जैसे कि अमेरिका, उससे तुलना करते हैं भारत की और देखते हैं कि जो एथलीट्स को सुविधा मिलती है वो कौन कौन से जोन में सुविधा मिलती है। तो भारत में कितनी सुविधा मिलती है और अमेरिका में कितनी सुविधा मिलती है, इसकी तुलना कीजिए। अमेरिका और भारत के ओलंपिक एथलीट सपोर्ट सिस्टम में बड़ा अंतर है। अमेरिका में सरकार सीधे वित्त पोषण नहीं देती, बल्कि निजी फंडिंग और कॉलेज स्पोर्ट्स सिस्टम पर निर्भर है और एथलीटों को साल 2024 में करीब $17 मिलियन स्टाइपेंड मिला। भारत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत चुनिंदा एथलीटों को 50,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं और मेडल जीतने पर नकद इनाम भी दिए जाते हैं, लेकिन सपोर्ट अभी भी अधिक लक्षित और सीमित है, जबकि अमेरिका का सिस्टम अधिक वृहद और कॉर्पोरेट ब्रांडेड है। तो तुलना में अगर देखा जाए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, क्योंकि एक तो कॉलेज के लेवल पर भी एथलीट्स को ज़्यादा संभावना दी जाती है और कहीं ना कहीं स्टाइपेंड भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। लेकिन भारत में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है शायद, और शुरुआती दौर में तो नहीं ही होती है। जब तक कोई एथलीट अपने आप को प्रूफ नहीं करता तब तक उसको कोई भी स्टाइपेंड या फिर कोई भी नगद राशि नहीं मिलती। अमेरिका में कॉलेज स्पोर्ट्स और निजी स्पॉन्सरशिप बहुत मजबूत आधार देते हैं, जिसकी वजह से एथलीट्स को शुरुआती दौर में ही सपोर्ट मिल जाती है। भारत में ऐसा नहीं है और ज्यादातर एथलीट्स को तब तक संघर्ष करना पड़ता है जब तक वो खुद को एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित न कर ले। यही वजह है कि भारत के एथलीटों को शुरुआती सपोर्ट और संसाधन में कमी रहती है, जबकि अमेरिका में ये एक मजबूत सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अमेरिका में निजी स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है और भारत कहाँ हद तक पीछे है? अमेरिका में ओलंपिक एथलीट्स को निजी स्पॉन्सरशिप पाने के लिए अपने खेल में सफलता, एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड और सोशल मीडिया पर दृश्यता को बढ़ावा देना पड़ता है। वे अक्सर अपनी प्रदर्शन, कहानी और ब्रांड मूल्य को बेचकर डील करते हैं, जबकि भारत में एथलीट्स को सरकारी योजनाओं जैसे टॉप्स के जरिए सपोर्ट मिलता है, लेकिन यह सपोर्ट सिर्फ उन्हीं एथलीट्स को मिलता है जिन्हें पहले से प्रतिभाशाली माना जाता है और निजी स्पॉन्सरशिप अभी भारत में उतनी व्यापक नहीं है। अमेरिका में शुरुआती दौर में, यानी कि जो एथलीट्स अभी स्टार्ट किए हुए हैं, उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया, तो उनको कहाँ से फंडिंग मिलती है या उनको कहाँ से स्पॉन्सरशिप या फिर पैसे मिलते हैं जिससे कि वो आगे कंटिन्यू कर सके? अमेरिका में युवा ओलंपिक एथलीट्स को शुरुआती फंडिंग के लिए अक्सर खेल विशेष नीतिगत संस्थाओं के जरिए समर्थन मिलता है, जैसे कि यूएस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी। इनमें वे युवा क्लबों, क्षेत्रीय टीमों और नेशनल प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ते हैं। फंडिंग का मुख्य स्रोत स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज के छोटे अनुदान, टीम यूएसए फंड और निजी स्पॉन्सरशिप होती है, लेकिन ज्यादातर समर्थन प्रदर्शन के स्तर तक पहुंचने के बाद ही मिलता है, न कि शुरुआती दौर में। यानी कि भारत हो या फिर यूएसए हो या फिर कोई दूसरे कंट्रीज़ भी हो, पहले एथलीट्स को अपने आप को कहीं ना कहीं तक प्रूफ करना होता है। जब उनमें दिखाई दे कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, तब उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल सकती है। चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या कोई और देश, शुरुआत में एथलीट्स को अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है। जब वो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, तभी स्पॉन्सरशिप, सरकारी अनुदान या निजी फंडिंग का रास्ता खुलता है। यही वजह है कि शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ता है और जब एक बार वो साबित हो जाता है, तब उनकी राह काफी आसान हो जाती है। अब थोड़ा कठोर क्वेश्चंस पूछने की टाइम आ चुकी है। अमेरिका में इतने ज़्यादा मेडल कैसे हैं और भारत में इतनी कम मेडल क्यों हैं, ये बताइए। अमेरिका के पास सबसे बड़ा बजट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक व्यवस्थित खेल पारिस्थितिकी है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थान शामिल हैं। जबकि भारत में सपोर्ट सिस्टम अभी भी असमान है, संसाधन सीमित है और खेलों को अभी भी एक मुख्य धारा का करियर विकल्प नहीं माना जाता। इसके अलावा अमेरिका में स्पोर्ट्स को एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाता है, जबकि भारत में अभी भी पारंपरिक साधनों और करियर विकल्पों पर जोर अधिक है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री के रूप में भी माना गया है, तभी
इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। लेकिन भारत में जो रोज़गार आती है वो एम्प्लॉय के हिसाब से ही आती है और खेलों को उतनी ज़्यादा समर्थन नहीं दी जाती। अमेरिका में स्पोर्ट्स सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक पूरा उद्योग बन चुका है जिसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, मीडिया और कंपनियां निवेश करती हैं। वहीं भारत में खेल अभी तक मुख्य रूप से शौकिया और शैक्षणिक स्तर पर होते हैं, जिससे स्पॉन्सरशिप और निवेश कम रहता है। अगर ये सोच बदलती है और स्पोर्ट्स को भी एक स्थिर करियर विकल्प के तौर पर अपनाया जाता है तो भारत में भी धीरे धीरे मेडल्स और सफलता बढ़ सकती है। तो भारत में अभी कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कहाँ हद तक भारत आगे बढ़ रहा है ओलंपिक्स की तैयारी में? भारत ने ओलंपिक तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें चुनिंदा एथलीट्स को स्टाइपेंड और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मिलता है, और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के तहत अहमदाबाद में सुविधाएं विकसित की जा रही है। अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि गवर्नेंस में सुधार और ग्रामीण प्रतिभाओं को मौका देना, लेकिन भारत धीरे धीरे एक मजबूत और संरचित खेल पारिस्थितिकी बना रहा है। ओलंपिक में कौन से खेल में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और मेडल भी सबसे ज़्यादा आती है? भारत में ओलंपिक मेडल सबसे ज्यादा फील्ड हॉकी में आए हैं, जहां पुरुष टीम ने कुल 13 मेडल जीते, जिनमें 8 गोल्ड हैं। इसके अलावा शूटिंग और रेसलिंग भी भारत की मजबूत ओलंपिक खेल है, जबकि बैडमिंटन भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाले खेलों में क्रिकेट पहले स्थान पर है, उसके बाद बैडमिंटन और फिर फील्ड हॉकी, जबकि कबड्डी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि अभी ओलंपिक मेडल कम है। एक इंडिविजुअल खेल की बात करते हैं, जैसे कि रेसलिंग। तो रेसलिंग में एक उदाहरण दीजिए कि एक इंसान अगर स्टार्ट कर रही है रेसलिंग या स्टार्ट कर रहा है रेसलिंग, तो वो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करेगा? अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में रेसलिंग करना शुरू करता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सही कोच और ट्रेनिंग की कमी। अच्छे एकेडमी या कोचिंग की उपलब्धता कम हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। दूसरा, शारीरिक रूप से बहुत कठिन मेहनत होती है। लगातार वजन कम रखना, स्ट्रेंथ बनाना और इंजरी से बचना। आर्थिक दबाव भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि स्पोर्ट्स गियर, प्रतियोगिताओं में भाग लेना और यात्रा का खर्च काफी होता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक दबाव और परिवार से समर्थन की कमी भी कई बार रेसलर की राह में मुश्किल बन जाती है। तो रेसलर का माइंडसेट क्या रहता है? क्या वो पैशन को चेज करता है या फिर पैसों के पीछे भागता है? क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से ही रेसलर बाहर निकलते हैं। सो क्या होता है? ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आने वाले रेसलर सच में पैशन से प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनके लिए यह एक जिंदगी बदलने वाला मौका बन जाता है। पैसे की हर शुरुआत में कमी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वे हास्य या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाते हैं, तब पैसे का भी महत्व बढ़ता है। लेकिन मूल रूप से जो जुनून और आत्मविश्वास होता है, वही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है, और यही एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स है उनके माइंडसेट में। इस फील्ड में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, पैसे के तो नामो निशान भी नहीं होते, लेकिन एक बार सफल होने के बाद पैसे तो आते हैं, लेकिन उतने देर का जो चेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। शुरुआत में तो हर दिन हर ट्रेनिंग सेशन एक बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि सब कुछ अपनी ऊर्जा और समर्पण पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे जैसे वे सफलता की तरफ बढ़ते हैं, उनका नाम, पहचान और अंततः आर्थिक लाभ भी जुड़ने लगता है। यही वजह है कि ये सफर चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन जुनून और धैर्य से हर रेसलर इस लंबे सफर को पार करने की कोशिश करता है। तो एक उदाहरण लेते हैं किसी भी व्यक्ति का जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाला है, उसकी प्रैक्टिस कैसे चलती है, शुरू से अंत तक बताइए। चलो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, जो जैवलिन थ्रो में भारत के शीर्ष एथलीट हैं। शुरुआत में वो अपने गांव या स्कूल स्तर पर कोच से बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं, फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। जैसे जैसे प्रदर्शन बेहतर होता है, वो नेशनल कैंप्स में शामिल होते हैं, जहां उन्हें डेडिकेटेड कोच, डाइट प्लान, स्पोर्ट्स साइंस और मेंटल ट्रेनिंग मिलती है। ओलंपिक से सालों पहले ही वो रोजाना 2-2 सेशन करते हैं, जिसमें सुबह और शाम दोनों वक्त अभ्यास होता है, और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिफिकेशन और लगातार कम्पीट करना उनकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। ऐसा पल आया था क्या उनके जीवन में कि वो पूरे डिप्रेस फील हो गए थे और बहुत ही नाकामयाबी आई उनके जीवन में? नीरज चोपड़ा ने खुद बताया था कि शुरुआती दौर में चोटों का दौर काफी मुश्किल था। उन्हें कई बार घुटने की चोट और छोटी मोटी इंजरीज के चलते ट्रेनिंग से ब्रेक लेना पड़ा था।
और उस दौरान उन्होंने खुद को काफ़ी डाउन महसूस किया था। लेकिन उन्होंने उसी कठिन समय को अपनी ताकत बनाया, बेहतर कोच और सपोर्ट सिस्टम के साथ जुटे रहे और फिर टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता, जो उनके करियर का एक अहम टर्निंग पॉइंट बना। तो जेवलिन थ्रो में सबसे हाईएस्ट स्कोर पहले किसका था और क्या नीरज चोपड़ा ने इसको बीट किया? सबसे पहले जैवलिन थ्रो में पुरुषों का वर्ल्ड रिकॉर्ड जन ज़ेलेज़नी चेक रिपब्लिक के नाम था, जिन्होंने 98.48 मीटर का थ्रो 25 मई 1996 में जेन जर्मनी में किया था। नीरज चोपड़ा ने अभी तक इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है, लेकिन उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 87.50 मीटर का गोल्ड थ्रो करके इतिहास बनाया था। अभी भारत की मेंटल कंडीशन क्या है स्पोर्ट्स को लेकर, ओलंपिक्स को लेकर? भारत में खेलों और ओलंपिक के प्रति मानसिक रवैया हाल ही में काफी बदल रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में भी शुरू की है और एशियन गेम्स 2023 में 107 मेडल जीतकर देश में खेलों को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि अभी भी मनोवैज्ञानिक सपोर्ट सीमित है और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन असमान रूप से बटे हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर खेलों को लेकर एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या ये मानसिक रूप में ही ज़्यादा सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है या फिर फिजिकल वे में भी वो चीज़ें हो रही है? भारत में खेलों की सुविधाओं में काफी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए खेलो इंडिया के तहत 1045 नए केंद्र और 326 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिन पर करीब 3141 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। फिर भी अभी केवल 10.4% संसाधन ही ओलंपिक मानकों को पूरा करते हैं और खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी बेहतरीन कोचिंग की कमी है। लेकिन भारत का लक्ष्य है कि 2030 और 2036 तक इन सुविधाओं को और बढ़ाया जाए ताकि ओलंपिक स्तर और भागीदारी दोनों बेहतर हो सके। क्या कारण थे कि पहले लोग खेल को उतना ज़्यादा समर्थन नहीं देते थे और अभी कौन से बदलाव हो गए हैं कि लोग खेल में ज़्यादा रुचि दिखाने लगे? देखो, पहले खेलों को उतना समर्थन नहीं मिलता था क्योंकि पारंपरिक रूप से शिक्षा, खेती या अन्य नौकरियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। खेलों को एक स्थिर करियर विकल्प नहीं माना जाता था। लेकिन अब बदलाव हुए हैं, जैसे खेलो इंडिया जैसी पहल, ओलंपिक विजेताओं का बढ़ता हुआ सम्मान और मीडिया का व्यापक कवरेज, जिसने लोगों में जागरूकता बढ़ाई। अब खेलों को एक संभावित करियर और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक माना जा रहा है, जो एक बड़ा परिवर्तन है। एक कैलकुलेशन करते हैं कि भारत में कितने लोग खेल खेल रहे हैं एक्चुअल में, जो कि ओलंपिक में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और कितने लोग ओलंपिक्स के लिए तैयार हो चुके हैं, और कितने लोग अभी सिर्फ बस पैशन के लिए खेल रहे हैं। वो पूरा एक आंकड़ा बताइए। भारत में ओलंपिक की तैयारी के लिए करीब 263 एथलीट्स को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सपोर्ट मिल रहा है, जबकि लगभग 3000 एथलीट्स को 2036 तक लगातार मदद देने का लक्ष्य है। लेकिन भारत की कुल खेलों में ऑर्गेनाइज्ड भागीदारी बहुत कम है। सिर्फ करीब 6% लोग ही संगठित खेलों में हिस्सा लेते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग सिर्फ शौकिया तौर पर खेलते हैं। तो कौन से बदलाव लाए जाएं जो कि कुछ लोग जो नहीं खेलना चाहते वो भी खेलने लगें? देखो, सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को एक जबरदस्त प्राथमिकता दी जाए ताकि बच्चों को बचपन से ही खेलों का हिस्सा बनने का मौका मिले। साथ ही स्थानीय स्तर पर खेल अकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर्स बने जहां बच्चे बिना किसी आर्थिक बोझ के हिस्सा ले सकें। इसके अलावा मीडिया और सरकार दोनों को खेलों का प्रचार करना होगा ताकि एक सकारात्मक और आकर्षक छवि बने, जिससे लोग इसे सिर्फ इसका रोजगार या जुनून नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा समझें। तो क्या अभी स्कूल या कॉलेजेस में खेलों को समर्थन दिया जा रहा है? भारत में स्कूल और कॉलेजों में खेलों का समर्थन धीरे धीरे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जैसी पहल और कुछ राज्यों में खेलों को अनिवार्य बनाने वाले कार्यक्रमों से बदलाव आया है। लेकिन कई स्कूलों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि खेल के मैदान, योग्य पीई स्टाफ और उपकरण। तो नीति तो मजबूत हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी सुधार की जरूरत है। अगर भारत का रैंक देखा जाए तो कितने रैंक पर है भारत? भारत ने अब तक कुल 41 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य शामिल हैं। इन मेडल के आधार पर भारत का ओलंपिक रैंक दुनिया में लगभग 57वां स्थान है। तो भारत में कौन से खेल चल रहे थे ओलंपिक्स के लिए और कौन से नए खेल ऐड हो रहे हैं भारत में? भारत ने अब तक कई खेलों में ओलंपिक में भाग लिया है, जैसे हॉकी, एथलेटिक्स, शूटिंग, रेसलिंग और बैडमिंटन। और हाल ही में 2028 के लिए कुछ नए खेलों को जोड़ने की संभावना है, जैसे क्रिकेट, स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल। भारत की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ज्यादातर खेल शौकिया स्तर पर होते हैं और ज्यादा संरचित सपोर्ट की जरूरत है। सो एक्चुअल में ओलंपिक्स होने के क्या महत्व है, और उसको एक डीप रिलेशन के तौर पर देखा जाए तो पूरे कंट्री यानी कि पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के बीच
कौन सा संपर्क बैठता है? देखो, ओलंपिक्स का महत्व सिर्फ एक खेल इवेंट से बढ़कर है। ये दुनिया भर के देशों को एक साथ लाता है, एक ऐसा मंच जहां अलग अलग संस्कृति, पृष्ठभूमि और विचारधाराओं वाले लोग एकजुट होते हैं। ये शांति, भाईचारे और वैश्विक सहयोग का प्रतीक है, जहां देशों को सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि एक साझा सपने के लिए मिलकर काम करने का मौका मिलता है। तो ओलंपिक सिर्फ एक खेल की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, इसको आपसी भाईचारे और एक ऐसी चीज़ की दृष्टि से देखा जाए जो कि पूरे विश्व के कल्याण के बराबर है। यही बात ओलंपिक्स को खास बनाती है। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक वैश्विक संदेश है कि अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग अलग अलग देशों से एक साझा मानवता का हिस्सा बनकर अपने सपनों और प्रयासों के साथ दुनिया को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। यही इसका असली वैश्विक महत्व है। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने सच में एक पूरा दायरा कवर किया, शुरुआत से लेकर आधुनिक बदलावों तक और भारत की स्थिति और चुनौतियों तक हर पहलू पर बात हुई। आज का ये जो टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने बात किया, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये सच में एक गहरा और प्रेरणादायक विषय था। अगर तुम्हें कभी और ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करनी हो तो बताना, मैं तैयार हूँ।